दोस्तों सोचिए, अगर इंसान धरती का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े वेदर टावर बना दे और वो टावर फायदे की जगह पूरी धरती को बर्फ का एक गोला बना दे तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड बंकर से, जिसे कॉलोनी 7 कहा जाता है। यहाँ लगभग 200 से 300 लोग रह रहे हैं, जो धरती के पूरे तरह बर्फ बनने के बाद किसी तरह जिंदा बचे हैं। इस कॉलोनी को चलाने के लिए दो सबसे जरूरी लोग। पहला है ब्रिज, जो इस कॉलोनी का लीडर है। ब्रिज एक पुराने जमाने का फौजी है जो समझता है कि इंसानियत को बचाने के लिए दिल में रहम होना बहुत जरूरी है। दूसरा है मैनसून, जो कॉलोनी का एक सिक्योरिटी हेड है। मैनसून का तरीका बिल्कुल अलग है, वो बहुत ही गुस्सेल और निर्दयी है। इस अंडरग्राउंड दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई भूत या राक्षस नहीं, बल्कि एक आम सर्दी जुकाम है, क्योंकि यहाँ दवाइयाँ ना के बराबर हैं। इसलिए अगर एक को सर्दी हुई तो सबको बीमार कर सकता है। इसलिए यहाँ का नियम बहुत ज्यादा कड़ा है। हर हफ्ते सबका मेडिकल चेकअप होता है। अगर कोई बीमार मिलता है तो उसे एक क्वारंटीन रूम में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद अगर वो ठीक नहीं होता तो प्राइज उसे दो रास्ते देता है, या तो खुद को गोली मार लो या आप बिना कपड़े के ऊपर बर्फ में चले जाओ ताकि ठंड से मौत हो जाए। मैसन चाहता है कि बीमार लोगों को बिना किसी मौके के तुरंत गोली मार देनी चाहिए, और इस बात को लेकर ब्रिज और मैनसन में हमेशा टकराव रहता है। यहाँ कहानी के मेन हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम सैम है, जो बचपन में अपनी फैमिली को खोने के बाद बर्फ में भटक रहा था और ब्राइज ने उसकी जान बचाई थी। सैम इस कॉलोनी का मेंटेनेंस का काम देखता है और वो कई नाम की एक लड़की से प्यार करता है। कई का काम है इस कॉलोनी के ग्रीन हाउस और सैटेलाइट सिस्टम को संभालना। पुराने सैटेलाइट से कई सिग्नल ढूंढती रहती है कि शायद कहीं धरती पर बर्फ पिघल रही हो। एक आम दिन चल रहा होता है कि तभी कॉलोनी के कंट्रोल रूम में एक पुराना रेडियो बज उठता है। ये सिग्नल उनकी पड़ोसी कॉलोनी नंबर 5 से आया होता है। कॉलोनी नंबर 5 और कॉलोनी नंबर 7 के बीच में मीलों दूर तक का भयंकर बर्फ का मैदान है। रेडियो पर एक डर से कांपती हुई आवाज आती है जो कहती है कि उनकी कॉलोनी पर हमला हुआ है। ब्रिज तय करता है कि वह खुद कुछ लोगों को लेकर कॉलोनी 5 में जाएगा ताकि पता चल सके कि वहाँ क्या हुआ है। मैनसन इसके खिलाफ है। उसका कहना है कि किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुद को बचाना चाहिए। लेकिन ब्रिज नहीं मानता। वो अपनी टीम तैयार करता है। सैम तुरंत ब्रिज के साथ जाने के लिए खड़ा हो जाता है। उनके साथ एक यंग और डरपोक लड़का ग्राइडन भी जाता है, जिसे ऊपर की जमीन का कोई अंदाजा नहीं है। जाने से पहले ब्रिज पूरी कॉलोनी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैनसन को सौंप देता है, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सैम और काई एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और सैम वादा करता है कि वो जिंदा वापस आएगा। इसके बाद तीनों भारी जैकेट, गॉगल्स और वेपन लेकर जमीन के ऊपर निकलते हैं, जहां -40 डिग्री की ठंड और अंधा कर देने वाला बर्फ का तूफान उनका इंतजार कर रहा था। जमीन के ऊपर का नजारा बहुत खौफनाक है। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बर्फ में डूबी हुई हैं। पुराने जंग लगे हुए जहाज और गाड़ियां बर्फ के एक पहाड़ बन चुके हैं। तीनों लोग एक लंबी रस्सी एक दूसरे को बांध कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर तूफान में कोई एक भटक गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सफर के दौरान उन्हें एक टूटे हुए बहुत बड़े ब्रिज से गुजरना पड़ता है, जो किसी भी वक्त गिर सकता है। ब्रिग्स वहाँ रास्ते को याद रखने के लिए कुछ निशान लगाता है। 2 दिन तक मौत से लड़ते हुए आखिरकार तीनों कॉलोनी नंबर 5 के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। बाहर का दरवाजा खुला हुआ होता है और हर जगह बर्फ जमी होती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जमीन के अंदर का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए था, पर यहाँ सब कुछ ठंडा और सुनसान था। दीवारों पर हर जगह खून के धब्बे हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने लोगों को बेरहमी से घसीटा हो। जहाँ कभी इंसान रहते थे, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। ब्रिग्स अपनी गन निकालता है और सैम को अलर्ट रहने को कहता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और ग्रे डॉन को पीछे ध्यान रखने को कहते हैं, जो डर से कांप रहा होता है। कॉलोनी के अंदर गहराई में जाने पर उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिलता है, जो अंदर से बंद है। सैम जब उस दरवाजे को ठोकता है तो अंदर से एक डरी हुई आवाज आती है। वो है लीलैंड, जो कॉलोनी 5 का आखिरी जिंदा बचा हुआ इंसान है। लीलैंड बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलता है। उसकी आंखों में पागलपन और डर साफ दिख रहा है। लीलैंड उन्हें एक बहुत बड़ी बात बताता है। वो कहता है कि उन्हें कुछ दिन पहले एक ऐसी जगह से सिग्नल मिला था जहां वेदर टावर ने सही से काम करना शुरू कर दिया है। वहां धूप निकल आई है, बर्फ पिघल गई है और मिट्टी बाहर आ चुकी है, जहां खेती की जा सकती है। कॉलोनी 5 के कुछ लोग उस जगह को चेक करने गए थे, लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए कुछ ऐसी चीजें यहाँ तक पहुँच गई जो अब इंसान नहीं रही। लीलैंड
बताता है कि ठंड और भूख से पागल होकर कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप बन चुका है जो सिर्फ इंसानों का मांस खाते हैं। उन्होंने कॉलोनी 5 पर हमला किया और सबको मार कर खा गए। ब्रिक्स लेलैंड को अपने साथ चलने को कहता है, पर लेलैंड कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो यहाँ से नहीं जाएगा और वो खुद को दोबारा से कमरे में बंद कर लेता है। ब्रिक्स और सैम आगे बढ़ते हैं ताकि देख सकें कि क्या कोई और भी जिंदा है। वो एक बड़े से सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं जहां आग जल रही होती है। जब वो छिप कर देखते हैं तो उनके कलेजे कांप उठते हैं। कुछ खूंखार आधे नंगे जिस्म पर खून लगाए हुए लोग वहां मौजूद हैं। उनका एक लीडर है जिसके दांत नुकीले हैं और चेहरे पर दरिंदगी है। वो खूंखार इंसान लोगों के शव को काट रहे हैं और उन्हें पका कर खा रहे हैं। ये अब इंसान नहीं बल्कि भेड़िए बन चुके हैं जिनकी आंखों में सिर्फ भूख है। तभी एक पुरानी लकड़ी टूटने की आवाज आती है। उन नरभक्षी का लीडर मुड़कर देखता है और उसकी नजर ब्रिक्स पर पड़ती है। वो एक भयंकर चीख मारता है और सारे नरभक्षी इन तीनों पर टूट पड़ते हैं। ब्रिक्स चिल्लाता है, भागो। तीनों वापस ऊपर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन नरभक्षियों की रफ्तार बहुत तेज होती है। वो भेड़ियों की तरह दीवारों पर कूदते हुए आ रहे हैं। भागते वक्त यंग लड़का ग्रेडन डर के मारे लड़खड़ा जाता है और गिर पड़ता है। इससे पहले कि सैम उसे बचाने के लिए मुर्दा नरभक्षियों का लीडर ग्रेडन पर कूद जाता है और एक ही झटके में उसकी गर्दन काट देता है। ग्रेडन वही खत्म हो जाता है। ब्रिक्स और सैम बिना रुके ऊपर की तरफ भागते हैं और एग्जिट डोर तक पहुंच जाते हैं। ब्रिक्स के पास कुछ बारूद होता है। वो अंदर के रास्ते में बारूद फिट करता है और उन्हें उड़ा देता है। एक भयंकर धमाका होता है और वो पूरी टनल बंद हो जाती है। सैम और ब्रिक्स को लगता है कि उन्हें नरभक्षियों को वहीं दफन कर दिया। दोनों थके हारे बाहर निकलते हैं। रात का भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो चुका था, इसलिए वो वापस अपनी कॉलोनी नहीं जा सकते थे। वो रास्ते में खड़े एक पुराने हेलीकॉप्टर के अंदर छिप जाते हैं और रात बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह जब धूप निकलती है तो सैम हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखता है। उसके होश उड़ जाते हैं। उन नरभक्षियों ने बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था और लगभग 10 से 12 नरभक्षी उनके फुटप्रिंट का पीछा करते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। सैम और ब्रिक्स फिर से भागना शुरू करते हैं। भागते भागते दोनों ही उस टूटे हुए ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहां से वो आए थे। ब्रिक्स को समझ आ जाता है कि अगर ये नरभक्षी इस ब्रिज को पार कर गए तो ये उनका पीछा करते हुए उनकी पूरी कॉलोनी सैम तक पहुंच जाएंगे और सबको मार डालेंगे। ब्रिक्स ब्रिज के बीच में रुक जाता है और वहां बचे हुए बारूद लगाने लगता है। नरभक्षी ब्रिज पर आ चुके थे और उनका लीडर तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स फ्यूज जलाने की कोशिश करता है पर ठंड की वजह से फ्यूज बार बार बुझ जाता है। नरभक्षी बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं। ब्रिक्स सैम से कहता है कि तुम्हें कॉलोनी को बचाना होगा, यहाँ से भागो। सैम मना करता है पर ब्रिक्स उसे धक्का देकर भेज देता है। ब्रिक्स गन निकालता है और उन नरभक्षियों से अकेला ही लड़ने लगता है। वो दो तीनों को गोली मारता है पर तभी लीडर उस पर हमला कर देता है। जख्मी हालत में भी ब्रिक्स हार नहीं मानता। वो फ्यूज को डायरेक्टली डायनामाइट के पास से जला देता है। एक बड़ा धमाका होता है। ब्रिज का बीच का हिस्सा टूटकर गहरी खाई में गिर जाता है। ब्रिक्स और कुछ नरभक्षी उस खाई में गिर कर खत्म हो जाते हैं। सैम रोते हुए ये सब देखता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि नरभक्षी का लीडर और उसके 4-5 साथी अभी भी ब्रिज के तरफ जिंदा बचे थे और वो हार मानने वाले नहीं थे। इधर कॉलोनी 7 के अंदर ब्रिक्स की एब्सेंस का फायदा उठाकर मैनसन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो खुद को डिक्टेटर समझने लगा है। उसने एक नया नियम निकाला है, अगर किसी को थोड़ी सी भी खांसी है तो उसे सीधा गोली मार दी जाएगी। एक मासूम बीमार लड़की को मैनसन के आदमी घसीट कर ले जा रहे होते हैं ताकि उसे मार सके। कई बीच में आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है ब्रिक्स का ये नियम नहीं था, हमें चेकअप करना चाहिए। लेकिन मैनसन कई के चेहरे पर गन तान देता है, कहता है कि ब्रिक्स यहाँ नहीं है, अब से यहाँ मेरा राज चलेगा। पूरी कॉलोनी डर के मारे चुप रहती है। इस तानाशाही के बीच में और अधमरा हालत में अंदर आता है। कई उसकी तरफ भागती है और उसे संभालती है। सैम पूरी तरह हाफ रहा होता है। वो सबके सामने चिल्लाकर बताता है कि ब्रिक्स अब नहीं रहा, कॉलोनी 5 खत्म हो चुकी है और वहाँ के नरभक्षी उनके पीछे आ रहे हैं। साथ ही सैम सबको वो खुशखबरी भी देता है जो लीलैंड ने बताई थी कि एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फ पिघल चुकी है और इंसान दोबारा जिंदा रह सकते हैं। लेकिन मैनसन सबके सामने हंसता है। वो लोगों से कहता है कि सैम डर के मारे पागल हो चुका है, ये झूठ बोल रहा है। मैनसन को लगता है कि अगर लोगों ने सैम की बात सुनी तो उसका डर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैनसन अपने आदमियों से कहकर सैम को पकड़वा लेता है और उसे एक बेड से हथकड़ियों से बांध देता है। कई चुके से सैम के पास आती है। सैम कई को समझाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। कई उसकी हथकड़ियों की चाबी ढूंढ कर लाती है और उसे आजाद करती है। सैम तुरंत कॉलोनी के मेन कंप्यूटर रूम में जाता है और सैटेलाइट के पुराने डाटा को
को स्कैन करता है। तभी स्क्रीन पर एक विजुअल आता है, एक बिल्कुल हरा भरा इलाका जहाँ सच में बर्फ नहीं थी। सैम और कई को उम्मीद की एक किरण दिखती है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी पूरी कॉलोनी में रेड अलर्ट का हूटर बज जाता है। नरभक्षी ने कॉलोनी 7 के टॉप एंट्रेंस को तोड़ दिया था और वो अंदर घुस चुके थे। नरभक्षी जमीन के अंदर घुसते ही सामने आने वाले पर टूट पड़ते हैं। वो किसी जानवर की तरह लोगों पर कूदते हैं। कॉलोनी में अफरा तफरी मची है। सैम और कई बच्चों और औरतों को लेकर एक सेफ कोर रूम की तरफ भागते हैं। इस बीच में मैनसन लड़ते लड़ते जख्मी हो जाता है और एक बड़े स्टोरेज रूम में गिर जाता है। नरभक्षी का ग्रुप उसके दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। मैनसन को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उसने ब्रिक्स की बात मानी होती तो आज ये ना होता। जब नरभक्षी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो मैनसन डरता नहीं है और वो सामने रखे एक बड़े प्रोपेन गैस टैंक पर अपनी गन से गोली चला देता है। एक भयंकर धमाका होता है। मैनसन खुद और उन नरभक्षियों को लेकर उड़ जाता है, लेकिन उनका मेन लीडर अभी भी जिंदा है। वो धमाके से बच जाता है। सैम जब बचे हुए लोगों को लेकर कॉलोनी के वेंटिलेशन डक्ट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो लीडर पीछे से सैम पर हमला कर देता है। सैम उस पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करता है, पर वो लीडर बहुत ताकतवर है। वो सैम को जमीन पर पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है। कई उसे बचाने के लिए लीडर पर डंडा मारती है, पर लीडर उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। सैम जमीन पर पड़ा होता है और वो लीडर एक छुरी लेकर सैम की आंख के पास लगा देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। सैम अपनी पूरी जान लगा देता है। अपनी हथकड़ी की बची हुई लोहे की चेन को उसके गले में लपेट देता है। सैम एक पास पड़ी लोहे की रोड से उसे लीडर को खत्म कर देता है। तूफान अब ठंड की वजह से थोड़ा शांत हो चुका है। कॉलोनी 7 पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 200 लोगों में से सिर्फ 10 से 15 लोग ही बचे हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं। सैम और कई सबको इकट्ठा करते हैं। अब जमीन के नीचे रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम तबाह हो चुका है। सैम कॉलोनी के पुराने वोल्टी में जाता है और वहाँ सदियों से संभाल कर रखे गए खेती के लिए असली बीज निकालता है। कई सैम और सारे सर्वाइवर अपने पीठ पर थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना और बीज लेकर जमीन के ऊपर आते हैं और वो सभी अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं।